कुमुद को आज सुबह से ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सिर दर्द और बदन दर्द के साथ ही हरारत भी महसूस हो रही थी। उन्होंने सोचा, शायद काम की थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। सारे काम निबटाते निबटाते दोपहर हो गई। उनका कुछ खाने का मन नहीं था, फिर भी उन्होंने थोड़ा सा दलिया बना लिया। खाकर वे कुछ देर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गईं। सिर दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने माथे पर थोड़ा सा बाम लगाया और आंखें मूंद कर बिस्तर पर लेटी रहीं। आज उन्हें अपने पति पंकज की बेहद याद आ रही थी। सचमुच पंकज उनका कितना ख्याल रखते थे। थोड़ा सा भी सिरदर्द होने पर वे कुमुद का सिर दबाने लगते, अपने हाथों से इलायची वाली चाय बनाकर पिलाते। उनके पति कितने अधिक संवेदनशील थे। सोचते सोचते कुमुद की आंखों से आंसू टपक पड़े। आंसू जब गालों पर लुढ़के तो उन्हें एहसास हुआ कि शरीर का तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। उन्होंने थर्मामीटर लगाकर देखा तो पारा 103 डिग्री तक पहुंच चुका था। जैसे तैसे उन्होंने हिम्मत जुटाई और खुद ही ठंडे पानी की पट्टी माथे पर रखने लगी। उन्होंने सोचा कि अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। रात हो गई थी। उन्होंने निर्णय लिया कि सुबह अस्पताल जाएंगी। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अपने बेटे अतुल को फोन लगाया। उधर से आवाज आई, हेलो मम्मी, आपने कैसे याद किया? सब ठीक तो है ना? बेटे, मुझे काफी तेज बुखार है। यदि तुम आ सको तो किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती करा दो। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही, कुमुद ने कांपती आवाज में कहा। मम्मी, मेरी तो कल बहुत जरूरी मीटिंग है। कुछ बड़े अफसर आने वाले हैं। मैं शीतल को ही भेज देता, पर वैभव की भी तबीयत ठीक नहीं है। अतुल ने अपनी लाचारी जताई। आप अंकिता को फोन करके क्यों नहीं बुला लेती? उसके घर में तो उसकी सास भी है। वह 1-2 दिन घर संभाल लेगी। प्लीज मम्मी, बुरा मत मानिएगा। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। कुमुद ने बेटे की मजबूरी समझकर बेटी अंकिता को फोन लगाया, लेकिन अंकिता ने जवाब दिया, मम्मी, मेरा वश चलता तो मैं तुरंत आपके पास आ जाती, पर इस दिवाली पर मेरी ननद अमेरिका से आ रही है, वह भी 3 साल बाद। मुझे काफी तैयारी और खरीदारी करनी है। यदि कुछ कमी रह गई तो मेरी सास को बुरा लगेगा। आप अतुल भैया को बुला लीजिए। मेरी कल ही उनसे बात हुई थी। कल शनिवार है, वे वीकेंड पर पिकनिक मनाने जा रहे हैं। पिकनिक का प्रोग्राम तो फिर कभी भी बन सकता है। कुमुद बेटी की बात सुनकर अवाक रह गईं। कितना स्वार्थ दिख रहा था बेटे का, जो अपनी मां से भी सिर्फ स्वार्थ रखता था। लेकिन कुमुद ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने निर्णय लिया कि कल सुबह होते ही एम्बुलेंस बुलाकर अकेले ही अस्पताल जाएंगी। उनकी मैड सरिता सुबह जल्दी आ जाती थी। उसी की मदद से कुमुद ने कुछ आवश्यक सामान बैग में रखकर तैयार किया और अस्पताल चली गईं। अस्पताल पहुंचकर उन्हें तुरंत भर्ती कर लिया गया। उनका बुखार 104 डिग्री तक पहुंच चुका था। डॉक्टर ने बुखार कम करने के लिए इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयां खाने को दी, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। उनके खून की जांच के लिए नमूना लिया गया। रिपोर्ट आने पर पता चला कि उन्हें डेंगू हो गया है और उनकी प्लेटलेट्स की संख्या कम हो रही थी। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कुमुद से कहा, आप अकेली हैं। अच्छा यही होगा कि जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, अस्पताल में ही रहें। 2 दिन बाद एक बुजुर्ग सज्जन नर्स के साथ उनके कमरे में आए। उनके हाथ में फूलों का बुके और कुछ फल थे। कुमुद ने उन्हें पहचानने की कोशिश की। दिमाग पर जोर डालने पर उन्हें याद आया कि ये सज्जन सुबह घूमने के दौरान पार्क में दिखा करते थे। वे अक्सर रोज ही मिल जाया करते थे, लेकिन कभी बात नहीं हुई थी। सज्जन ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं प्रकाश शर्मा हूं, आपकी कॉलोनी में ही रहता हूं। सरिता से आपकी तबीयत के बारे में पता चला और यह भी कि आप बिल्कुल अकेली हैं, इसलिए आपको देखने चला आया। कुमुद ने फलों की तरफ देखकर कमजोर आवाज में कहा, इनकी क्या जरूरत थी? अरे भाई, आपको ही तो इसकी जरूरत है, तभी तो आप जल्दी स्वस्थ होकर घर लौट पाएंगी। प्रकाश जी मुस्कुराते हुए बोले और फल काटने लगे। कुमुद को बहुत संकोच हो रहा था, लेकिन वे चुप रहीं। अब तो प्रकाश जी रोज ही उन्हें देखने अस्पताल आने लगे। साथ में फल लाना नहीं भूलते। उनका खुशमिजाज स्वभाव कुमुद को अंदर ही अंदर छू रहा था। करीब 8 दिन बाद कुमुद को अस्पताल से छुट्टी मिली। शाम तक वे घर लौट आईं। वे रात के खाने के बारे में सोच ही रही थीं कि तभी प्रकाश जी खाने का डब्बा लेकर आ गए। कुमुद सकुचाते हुए बोलीं, आपने नाहक तकलीफ की, मैं थोड़ी खिचड़ी खुद ही बना लेती।
प्रकाश जी ने खाने का डब्बा खोलते हुए जवाब दिया, अरे कुमुद जी, वही तो मैं लाया हूं, लौकी की खिचड़ी। आप खाकर बताइएगा कि कैसी बनी। वैसे एक राज की बात बताऊं, खिचड़ी बनाना मेरी पत्नी ने मुझे सिखाया था। वह रसोई के काम में बड़ी पारंगत थी। वह खिचड़ी जैसी साधारण चीज को भी एक नायाब व्यंजन में बदल देती थी। कहने के साथ ही वे कुछ उदास से हो गए। इस दुनिया से जा चुकी पत्नी की याद उन्हें ताजा हो आई। जीवन साथी के बिछोह का दुख वे जानती थीं। उन्होंने प्रकाश जी के दर्द को महसूस किया। वह तुरंत बात बदलते हुए पूछा, प्रकाश जी, आपके कितने बच्चे हैं और कहां पर हैं? मेरे 2 बेटे हैं और दोनों अमेरिका में ही सेटल हैं, उन्होंने छोटा सा उत्तर दिया। फिर उठते हुए बोले, अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूं। कुमुद को लगा कि उन्होंने प्रकाश जी की कोई दुखती रग को छू लिया है। वे अपने बेटों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहते। अब तो अक्सर प्रकाश जी कुमुद के यहां आने लगे। वे लोग कभी देश के वर्तमान हालत पर, कभी समाज की समस्याओं पर और कभी टीवी सीरियलों के बारे में चर्चा करते, पर अपने अपने परिवार के बारे में दोनों ने कभी कोई बात नहीं की। एक दिन प्रकाश जी और कुमुद एक पारिवारिक धारावाहिक के विषय में बात कर रहे थे, जिसमें एक स्त्री के पत्नी व मां के चरित्र को प्रस्तुत किया गया था। प्रकाश जी अचानक भावुक हो उठे। वे आर्द्र स्वर में बोले, मेरी पत्नी माधुरी भी एक आदर्श पत्नी और मां थी। अपने पति व बच्चों का सुख ही उसके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। अपने बच्चों की एक खुशी के लिए अपनी हजारों खुशियां न्यौछावर कर देती थी। दोनों बेटे पढ़ाई में बहुत ही मेधावी थे। दोनों ने ही कंप्यूटर में बीई किया और एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करने लगे। माधुरी के मन में बहू लाने के बड़े अरमान थे। वह अपने बेटों के लिए अपने ही जैसी गुणों से युक्त बहू लाना चाहती थी, पर बड़े बेटे ने अपने ही साथ काम करने वाली एक ऐसी दूसरी जाति की लड़की से प्रेम विवाह कर लिया जो मेरी पत्नी के मापदंडों के अनुरूप नहीं थी। उसे बहुत दुख हुआ, रोई भी। फिर धीरे धीरे समय के मलहम ने उसके घाव भरने शुरू कर दिए। कुछ समय बाद छोटा बेटा भी कंपनी की तरफ से अमेरिका चला गया। जाते वक्त उसने अपनी मां से कहा कि वह उसके लिए अपनी मनपसंद लड़की खोज कर रखे। 1 साल बाद जब वह भारत लौटेगा तो शादी करेगा। पर वह अमेरिका के माहौल में इतना रच बस गया कि वहां ही स्थायी रूप से रहने का निर्णय ले लिया और वहां की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक अमेरिकी लड़की से विवाह कर लिया। माधुरी के सारे अरमान धूल धूसरित हो गए। वह बिल्कुल खामोश रही और एकदम जड़वत हो गई। बस अकेले ही अंदर वेदना के आंसू को पीती रही। नतीजा यह हुआ कि वह बीमार पड़ गई और फिर एक दिन मुझे अपनी यादों के सहारे छोड़कर इस संसार से विदा हो गई। यह कहते कहते प्रकाश जी की आवाज भर्रा गई। कुमुद की आंखों की कोर भी गीली होने लगी। वे भीगे कंठ से बोली, न जाने क्यों बच्चे अपने मां बाप के सपनों की समाधि पर ही अपने प्रेम का महल बनाना चाहते हैं। फिर वे रसोई घर की तरफ मुड़ते हुए बोली, मैं अभी आपके लिए मसाले वाली चाय बनाकर लाती हूं। मूंग की दाल सुबह ही भिगोकर रखी थी। आप मेरे हाथ के बने चीले खाकर बताइएगा कि माधुरी जी के हाथों जैसा स्वाद है या नहीं। प्रकाश जी के उदास मुख पर मुस्कान की क्षीण रेखा उभर आई। थोड़ी ही देर में कुमुद गर्मागर्म चाय व चीले लेकर आ गईं। चाय का एक घूंट पीते ही प्रकाश जी बोले, चाय तो बहुत लाजवाब बनी है, सचमुच मजा आ गया। कौन कौन से मसाले डाले हैं आपने इसमें? मुझे भी बनाना सिखाइएगा। कुमुद ने उत्तर दिया, दरअसल यह चाय मेरे पति पंकज जी को बेहद पसंद थी। मैं खुद अपने हाथों से कूटकर यह मसाला तैयार करती थी। बाजार का रेडीमेड मसाला उन्हें पसंद नहीं आता था। अपने पति का जिक्र करते करते कुमुद की भावनाओं की सरिता बहने लगी। वे भावातिरेक होकर बोलीं, पंकज जी और मुझ में आपसी समझ बहुत अच्छी थी। प्रतिकूल परिस्थितियों में सदैव उन्होंने मुझे संबल प्रदान किया। हमने अपने दाम्पत्य रूपी वस्त्र को प्यार व विश्वास के सुई धागे से सिला था, पर नियति को हमारा यह सुख रास नहीं आया और मात्र 35 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। तब अतुल 7 वर्ष का और अंकिता 5 वर्ष की थी। मैंने अपने बच्चों को पिता का अभाव कभी नहीं खलने दिया। उन्हें लाड प्यार करते समय मैं उनकी मां थी और उन्हें अनुशासित करते समय एक पिता की भूमिका निभाती थी। अतुल एक बैंक में अधिकारी है। उसकी पत्नी शीतल एक कॉलेज में लेक्चरर है। अंकिता के पति सचिन जी इंजीनियर हैं। वे लोग भी इसी शहर में ही हैं।
उनकी एक बेटी भी है। सेवानिवृत्त होने के बाद मैं फ्री थी, इसलिए जब कभी जरूरत पड़ती अतुल और अंकिता मुझे बुलाते थे। पर बाद में काम निकल जाने के बाद उन दोनों के व्यवहार से मुझे स्वार्थ की गंध आने लगती थी। मैं मन को समझाकर तसल्ली देती थी कि यह मेरा कोरा भ्रम है, पर सच्चाई तो कभी ना कभी प्रकट हो ही जाती है। बात उस समय की है जब शीतल दोबारा गर्भवती थी। तब मुझे उन लोगों के यहां कुछ माह रुकना पड़ा था। एक दिन अतुल मुझसे लाड़ भरे स्वर में बोला, मम्मी, आपके हाथ का बना मूंग की दाल का हलवा खाए बहुत दिन हो गए। शीतल को तो बनाना ही नहीं आता। मैंने उत्साहित होकर अगले ही दिन पीठी को धीमी धीमी आंच पर भूनकर बड़े ही मन से हलवा तैयार किया। भले ही रात को हाथ दर्द से परेशान रही, अब तो अतुल खाने में नित नई फरमाइशें करता और मैं पुत्र प्रेम में रोज ही स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करती। बेटे बहू तारीफों की झड़ी लगा देते, पर मुझे पता नहीं था कि मेरे बेटे बहू प्रशंसा का शहद छटा छटा कर मेरा दोहन कर रहे हैं। एक दिन रात को मैं दही जमाना भूल गई। अचानक मेरी नींद खुली तो मुझे याद आया और मैं किचन की तरफ जाने लगी तो बहू की आवाज मेरे कानों में पड़ी, सुनो जी, यदि मम्मी हमेशा के लिए यहीं रह जाएं तो कितना अच्छा रहे। मुझे कॉलेज से लौटने पर बढ़िया गरम गरम खाना तैयार मिलेगा। कभी दावत देनी हो तो होटल से खाना नहीं मंगाना पड़ेगा और बच्चों की भी देखभाल होती रहेगी। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, पर 2 कमरों के इस छोटे से फ्लैट में असुविधा होगी, अतुल ने राय प्रकट की। बहू ने बड़ी ही चालाकी भरे स्वर में जवाब दिया, इसका उपाय भी मैंने सोच लिया है। यदि मम्मी जी आगरा का घर बेच दें और आप बैंक से कुछ लोन ले लें तो 3 कमरों का हम खुद का फ्लैट खरीद सकते हैं। अतुल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी, मैं उचित मौका देखकर मम्मी से बात करूंगा। बेटे बहू का स्वार्थ मेरे सामने बेपर्दा हो चुका था। मैं सोचने लगी कि कहीं मैं पति के जाने के बाद बेघर भी ना हो जाऊं। बस 2 दिन बाद ही मैं आगरा लौट आई। अंकिता का भी कमोबेश यही हाल था। उसकी भी गिद्ध दृष्टि मेरे मकान पर थी। प्रकाश जी, मैं अब बहुत पैसों की कमी से गुजर रही हूं। मैंने बच्चों को पढ़ाया, अंकिता की शादी की। यह मकान मेरे पति ने बड़े ही चाव से बनवाया था। तब जमीन सस्ती थी। जब उनकी मृत्यु हुई, मकान का कुछ काम बाकी था। मैंने आर्थिक कठिनाइयों से गुजरते हुए जैसे तैसे इसको पूरा किया। अभी बीमार हुई तो काफी खर्च हो गया। मैं सोचती हूं कि कुछ ट्यूशन्स ही कर लूं। मैं एक स्कूल में हायर सेकेंडरी क्लास की केमिस्ट्री की शिक्षिका थी। प्रकाश जी ने कुमुद की बात का समर्थन करते हुए कहा, आप शुरू से ही शिक्षण व्यवसाय से जुड़ी हैं, इसलिए इससे बेहतर विकल्प और कुछ नहीं हो सकता। फिर कुछ सोचते हुए बोले, क्यों ना हम एक कोचिंग सेंटर खोल लें। मैं एक कॉलेज में गणित का प्रोफेसर था। मेरे एक मित्र हैं सुनील बंसल, वे उसी कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। वे मेरे पड़ोसी भी हैं, उनकी भी रुचि इसमें है। हम लोगों के समय का सदुपयोग हो जाएगा और आपको सहयोग। हाँ, हम इसका नाम रखेंगे कुमुद कोचिंग सेंटर, क्योंकि इसमें हम तीनों का नाम समाहित होगा। कुमुद उत्साह से भर गई और बोली, 2-3 विद्यालयों के प्रिंसिपल से मेरी पहचान है। मैं कल ही उनसे मिलूंगी और विद्यालयों के नोटिस बोर्डों पर विज्ञापन लगवा दूंगी। सुनील जी भी सहर्ष तैयार हो गए और जल्दी ही उन लोगों की सोच ने साकार रूप ले लिया। अब तो प्रकाश जी रोज ही कुमुद के यहां आने जाने लगे, कभी कुछ प्लानिंग तो कभी कुछ विचार विमर्श के लिए। वे काफी देर वहां रुकते। वैसे भी कोचिंग क्लासेस कुमुद के घर में ही लगती थीं। सुनील जी क्लास लेकर घर चले जाते क्योंकि उनकी पत्नी घर में अकेली थीं। रोज रोज के सान्निध्य से उन लोगों के दिलों में आकर्षण के अंकुर फूटने लगे। वर्षों से सोई हुई कामनाएं करवट लेने लगीं और हृदय के बंद कपाटों पर दस्तक देने लगीं। जज्बातों के ज्वार उफनने लगे। आखिर उन्होंने एक ही जीवन नौका पर सवार होकर हमसफर बनने का निर्णय ले लिया। ऐसी बातें भी भला कहीं छिपती हैं। महल्ले वाले पीठ पीछे कुमुद और प्रकाश जी का मजाक उड़ाते और खूब रस ले लेकर उलटी सीधी बातें करते। फिर ऐसी खबरों के तो पंख होते हैं। उड़ते उड़ते ये खबर अतुल और अंकिता के कानों में भी पड़ी। एक दिन वे दोनों गुस्से से दंदनाते हुए आए और कुमुद के ऊपर बरस पड़े। मम्मी, हम लोग क्या सुन रहे हैं? आपको इस उम्र में ब्याह रचाने की क्या सूझी? हमारी तो नाक ही कट जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा समाज और रिश्तेदार क्या कहेंगे?
कुमुद ने तनिक भी विचलित न होते हुए पलटवार करते हुए उत्तर दिया, और तुम लोगों ने कभी सोचा है कि मैं भी हार्ड मांस से बनी, संवेदनाओं से भरी जीती जागती स्त्री हूं। मेरी भी शिराओं में स्पंदन होता है। जिंदगी की मधुर धुनों के बीच क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि अकेलेपन का सन्नाटा कितना चुभता है? बेटे, बुढ़ापा तो उस वृक्ष की भांति होता है जो भले ही ऊपर से हरा न दिखाई दे, पर उसके तने में नमी विद्यमान रहती है। यदि उसकी जड़ों को प्यार के पानी से सींचा जाए तो उसमें भी अरमानों की कलियां चटक सकती हैं। अतुल और अंकिता को आत्मग्लानि का बोध हुआ। वे पछतावे भरे स्वर में बोले, मम्मी, आज आपने हमारी आंखें खोलकर हमें अपनी गलतियों का एहसास कराया है। जब तुम्हारे पापा ने इस संसार से विदा ली, मैंने जीवन के सिर्फ 30 वसंत ही देखे थे। मुझे लगा कि अचानक ही मेरे जीवन में पतझड़ का मौसम आ गया हो तथा मेरे जीवन के सारे रंग ही बदरंग हो गए हों। मैंने तुम लोगों के सुखों के लिए अपनी सारी आकांक्षाओं की आहुति दे दी, पर जवान होने पर तुम लोगों की आंखों पर स्वार्थ की इतनी गहरी धुंध छाई जिसमें कर्तव्य और दायित्व जैसे शब्द धुंधले हो गए। जब मेरी तबीयत खराब हुई और मैंने तुम लोगों को बुलाया तो तुम दोनों ने बहाने गढ़कर अपने अपने पल्लू झाड़ लिए। ऐसे आड़े वक्त और तकलीफ में प्रकाश जी एक हमदर्द इंसान के रूप में मेरे सामने आए। उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाकर मुझे मानसिक सहारा दिया। वे मेरे दुख दर्द के ही नहीं, भावनाओं के भी साथी बने। अब मैं उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हूं। अतुल और अंकिता को आत्मग्लानि का बोध हुआ। वे पछतावे भरे स्वर में बोले, मम्मी, आज आपने हमारी आंखें खोलकर हमें अपनी गलतियों का एहसास कराया है और जीवन के एक बहुत बड़े सत्य से भी साक्षात्कार करवाया है। मां का हृदय बहुत विशाल होता है। हमारी भूलों के लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। आपके जीवन में हमेशा खुशियों के गुलाब महकते रहें, ऐसी हम लोगों की मंगल कामना है। अपनी संतानों की ये बातें सुनकर कुमुद की खुशी दोगुनी हो गई।